गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फिजिक्स में चल रहा था हमारा टॉपिक, उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में मैं आपको लगभग 15 से 20 MCQ आपका तैयार कराऊँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो UPPCS का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट कमांडेंट का हो या NTPC, हर जगह साइंस वही आती है, बस लेवल टू लेवल डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। आज की क्लास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स का पार्ट 2। पिछली क्लास में अगर मैं रिकैप करूं क्या पढ़े थे हम लोग पिछली क्लास में, देखो भाई क्या पढ़े थे, बात को समझना। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी प्रिज्म है, मान लो ये एक प्रिज्म है, ठीक है ना भाई, ये एक क्या है, प्रिज्म है। पिछली क्लास में हमने इस टाइप में पढ़ा था। कभी भी प्रिज्म से अगर वाइट लाइट को हम लोग पास करेंगे, इंसिडेंट करेंगे वाइट लाइट का मतलब होता है वाइट लाइट का मतलब सबको पता है सनलाइट, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना भाई, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और उनका नाम क्या है, सबको पता है उनका नाम क्या है भाई, उसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कितनी हुई, 7 हो गई ना, हाँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उसका नाम है विबग्योर। विबग्योर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसका नाम क्या है भाई, विबग्योर है। विबग्योर का मतलब, वी का मतलब होता है, अच्छा उल्टा लिख दिया, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। देखो इसका नाम है विबग्योर। विबग्योर, आर का मतलब होता है रेड, बात को समझना, 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। वी का मतलब होता है वायलेट, लाल रंग, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, ब्लू इंडिगो और वायलेट। ये देखो श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, 1600 के नियर अबाउट, 1600 ईस्वी के नियर अबाउट न्यूटन ने ये बताया था कि श्वेत प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी कुछ वेव्स हैं, कुछ रेज हैं जो सनलाइट में पाई जाती हैं, और वो कौन कौन सी हैं भाई, एक होगी इंफ्रारेड। सीक्वेंस याद करना, सीक्वेंस याद करोगे ना तो आपके कई क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इंफ्रारेड वेव, इसके जस्ट ऊपर होगा माइक्रोवेव, इसके जस्ट ऊपर होगा रेडियो वेव। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंगे, और ये क्या है, ये आपका होगा विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। और इसके जस्ट नीचे अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, और इसके जस्ट नीचे एक्स रेज और गामा रेज। ये हम लोगों ने पढ़ा था और देखा था कि जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी तक हमारी कौन सी रेज आती हैं, इंफ्रारेड वेव आती हैं। इंफ्रारेड वेव क्या होती हैं ये भी बताया गया था कि जिससे हमें गर्माहट महसूस होता है या फिर पसीने आ जाते हैं, जितने भी हीटिंग ऑब्जेक्ट हैं उनसे इंफ्रारेड वेव इमिट होती हैं। दिस विजिबल लाइट से क्या होता है भाई, विजिबल लाइट से हम लोगों ने पढ़ा था कि इससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनसे क्या होता है भाई, अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है भाई, अल्ट्रावायलेट रेज ये स्किन कैंसर के लिए काफ़ी हार्मफुल है और इनसे स्किन कैंसर भी हो जाता है। ये 3 टाइप की बताया था मैंने, कौन कौन सी, UVA जो कि जिससे हम लोग विटामिन डी हमारे बॉडी में बनता है, UVB में क्या होता है, ज़्यादातर ओजोन लेयर को क्रॉस करके आ जाती हैं जिससे स्किन कैंसर ज़्यादातर होता है। और UVC बताया था, UVC मोस्ट डेंजरस है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाई ओजोन लेयर। क्यों, क्योंकि पहले क्या था AC और फ्रिज में, ये भी मैंने बताया था कि AC और फ्रिज में पहले CFC, हाँ ध्यान आ गया, CFC गैस यूज होती थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है CFC का फुल नेम क्या होता है, CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो मेरे भाई CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात ध्यान देना, फुल फॉर्म ऑफ CFC पे भी क्वेश्चंस पूछा गया है तो मैंने लिख के बता दिया। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहले ये यूज होता था जिसके कारण ओजोन लेयर में काफ़ी होल हो जाता था, ठीक है ना भाई। अब
एसी और फ्रिज में इनका यूज नहीं होता। अब किसका यूज होता है, मैंने बताया नाइट्रोजन का यूज होता था एसी में, नाइट्रोजन का यूज होता है एसी और फ्रिज में। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग आज के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ये था रिकैप। चलो अब देखो क्या है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, यूपी पीसीएस में भी आया था और यूपी कांस्टेबल में भी आया था कि श्वेत प्रकाश का 7 भागों में टूटना क्या कहलाता है। श्वेत प्रकाश का 7 भागों में टूटना क्या कहलाता है, या अगर इंग्लिश में कहें तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। एग्जाम में कई बार आया है, चाहे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देख लो या यूपी पीसीएस का देख लो, दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिख के मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आया था स्प्लिटिंग, सिंगल टी रहेगा ना भाई, ऑफ लाइट इनटू 7 कलर क्या कहलाता है। हिंदी में अगर बात करें तो श्वेत प्रकाश का 7 भागों में टूटना, 7 भागों में टूटना क्या कहलाता है। जल्दी से इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना भाई, जल्दी से। और पेन और कॉपी लेकर बैठोगे तो आप काफ़ी बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि पेन और कॉपी में लेके बैठोगे तो जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसको आप नोट डाउन करते चलोगे। और अगर आप एज अ वीडियो देखोगे तब नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ टाइम वेस्ट ना करना फिर, ठीक है ना भाई। मैंने पूछा स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, श्वेत प्रकाश का 7 भागों में टूटना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा, हिंदी में अगर बात करें तो वर्ण विक्षेपण। क्या होगा भाई, वर्ण विक्षेपण। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का 7 भागों में टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंग्लिश में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। कई लोग प्रकीर्णन यूज किए होंगे, सॉरी ये तो हाँ ये वर्ण विक्षेपण है, कई लोग प्रकीर्णन यूज किए होंगे। प्रकीर्णन नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कई लोगों के मन में होगा, वो नहीं होगा। वो क्या होता है वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे, वो ऑप्टिक्स की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, श्वेत प्रकाश का 7 भागों में टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब इसको समझो, इसको समझना, बात को समझना ईजिली, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो अब यहाँ पे आते हैं, व्हाइट लाइट ये है, व्हाइट लाइट को मैंने क्या किया, प्रिज्म पर डाला, इंसिडेंट किया। ये आपकी नॉर्मल है, अभिलंब है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। ये क्या है, ये कौन सी रे है भाई, ये है आपकी रेड, ये आपकी है रेड, और ये क्या है, ये आपका है वायलेट। तो बताओ ये एक्चुअल लाइट है, ये रियल लाइट थी। रियल लाइट से रेड कलर, लाल रंग का विचलन कितना है, ये है VR, इसको कह सकते हैं विचलन। डाइवर्जन कितना है, कितना डेविएट होती है, यहाँ होती है। और वायलेट बैगनी रंग कितना विचलन होता है, ये कितना होता है। मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो मेरे भाई आप बता सकते हो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, तो आप देखो किसका सबसे अधिक हो रहा है मेरे भाई, सबसे लास्ट में कौन है, V का मतलब वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी। बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको जल्दी से नोट करिए आप, जल्दी से इसको नोट करेंगे। आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, रेड कलर deviates leads, red color deviates least, while violet color deviate most, violet color deviate most। हिंदी में आप नोट करेंगे, श्वेत प्रकाश का 7 भागों में टूटने पर, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटने पर लाल रंग का विचलन सबसे कम, लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन, बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन
सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में आ चुका है कि किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आपको दे देगा लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, बैगनी रंग। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा? बैगनी रंग, वायलेट का होता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने पर लाल रंग का विचलन सबसे कम, जबकि बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है भाई, सबसे अधिक होता है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बात को समझना। ठीक है भाई, बात को समझना। इसको मैंने मिटा दिया। अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी कभी व्हाइट लाइट, सनलाइट में क्या होता है भाई, बात को समझना। सनलाइट में क्या होता है, कितनी वेव्स होती हैं? पहला रेडियो वेव्स, ये सीक्वेंस याद करना, सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस किताब में आपको नहीं मिलेगा। रेडियो वेव, फिर इसके बाद क्या था? माइक्रोवेव, फिर इसके बाद इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव, फिर इसके बाद विजिबल लाइट थी ना, विबग्योर, ये क्या थे? विजिबल लाइट। फिर जस्ट इसके बाद क्या था भाई? जस्ट इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, या जिनको हम कहते हैं यूवी रे। फिर इसके बाद क्या था? एक्स रेज, इसके बाद गामा रेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है गामा रेज ना, गामा रेज, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो इसमें क्या है, दिख रहा है ना, ये क्लियर। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इस सीक्वेंस, इसके सीक्वेंस की हेल्प से आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं तैयार कराऊंगा, और ये किसी किताब में नहीं दिया है, एकदम अलग तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूं, मैं वेवलेंथ की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? वेवलेंथ। दिख रहा है ना भाई, मैं बात कर रहा हूं वेवलेंथ की। वेवलेंथ का मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊं, हिंदी में हम लोग बोलें तो तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। वेवलेंथ, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो सीक्वेंस लिखने का मतलब ये था कि जो सबसे ऊपर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और जो सबसे नीचे है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? लेम्डा से। इसको हम लोग कहते हैं लेम्डा। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं लेम्डा। इसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ये बात ध्यान देना, ये आपको कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज होगी। तो अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, किस विकिरण की, किस तरंग की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य है, तो आप कहोगे रेडियो वेव की। किसकी ज़्यादा है भाई? रेडियो वेव की। और सबसे कम किसकी है, तो आप कहोगे गामा रेज की, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम। एग्जाम में आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित किरणों में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। आपको दे देगा इंफ्रारेड, आपको दे देगा अल्ट्रा यूवी रेज, आपको दे देगा गामा रेज, आपको दे देगा माइक्रोवेव्स, बीच में से देगा। सीक्वेंस अगर याद होगा तो आप इजीली याद कर लेंगे, ठीक है भाई। सीक्वेंस याद होना चाहिए। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, अगर हम बात करें वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये वेवलेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे? वेवलेंथ दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो गर्त के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रो या क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ये मैं वेव जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। और वेवलेंथ की अगर यूनिट की बात करें, ये एग्जाम में आ चुका है। वेवलेंथ
की यूनिट क्या होती है मेरे भाई? यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर 10 मीटर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। वेवलेंथ की यूनिट लेमडा को इसे हम कहते हैं लेमडा, ठीक है ना भाई। लेमडा वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है। लेमडा की यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम को इस तरह डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये बात ध्यान देना। और क्या, सबसे ऊपर वाली वेव की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगी, मतलब ऊपर से नीचे आओगी तो डिक्रीज होगा। इसके बाद एक और आता है फ्रीक्वेंसी पे अगर चर्चा करें, फ्रीक्वेंसी क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है भाई? तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर देखते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन देखें तो आप बात को समझना। एक फार्मूला होता है ना, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फार्मूला होता है भाई, ठीक है ना। स्पीड मान लो s है, फ्रीक्वेंसी मान लो f है, इनटू लेमडा है ये। तो देखो लेमडा बराबर हो जाएगा s/f। अगर हम स्पीड को कांस्टेंट कर दें, मतलब मीडियम स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो हमें पता है लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। और अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब उल्टा रिलेशन है मेरे भाई। क्या रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे? अगर वेवलेंथ ऊपर से नीचे आने पर कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसका मतलब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, क्योंकि अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। और गामा रेस की अगर हम बात करें, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है ना। गामा रेस की अगर हम बात करें तो गामा रेस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो आप क्या करना, केवल वेवलेंथ याद करना। वेवलेंथ जिसकी मैक्सिमम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे मैंने लिख दिया। अब कुछ लोग सोचेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कुछ लोगों के अंदर डाउट होगा फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर को मैं एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? इसका हिलना क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। और ये 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, कितनी बार हिल रहा है या कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। पर सेकंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे पंखा चल रहा है, रूम में पंखा चल रहा है, तो पंखा 1 सेकंड में कितनी बार मूव किया, वही उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। सेम वे अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वेवलेंथ की अपोजिट होगी। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वेवलेंथ की अपोजिट होगी, ठीक है भाई। इस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप कर सकते हैं। कब? जब इनका सीक्वेंस आपको याद रहेगा। जब इनका क्या याद रहेगा? सीक्वेंस याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे मान लो ये 1 सेकंड में काफी ज्यादा बार, मान लो इस बोर्ड पे मैं मार रहा हूं, मुक्का मार रहा हूं। मुक्का मारेंगे तो क्या होगा? 1 सेकंड में जितनी बार मैं मुक्का मारूंगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी बार मैं मुक्का मारूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कि जो एनर्जी होगी ना, एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब जिस किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। आप इस टाइप में याद कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस वेव की है, तो आप क्या कहोगे भाई? सबसे ज़्यादा एनर्जी
गामा रेज की है, गामा। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम है फ्रिक्वेंसी, तो इसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए, एनर्जी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर मैं पूछूं कि निम्नलिखित में से, एक क्वेश्चन जैसे दूं कि निम्नलिखित में से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, याद रखना, यहां पे लिख दे रहा हूं नीचे, क्या एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब जो ऊर्जा होती है भाई वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। इस टाइप में कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना भाई। इससे आप याद रखेंगे, रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। एक जैसे एग्जाम्पल ले तो विच ऑफ, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखते हैं, निम्नलिखित तरंगों में किसकी ऊर्जा सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन माइक्रोवेव, ये तो इंग्लिश में लिख सकते हैं ना भाई, समझ में आ जाएगा। दूसरा आपका यूवी रेज, तीसरा एक्स रेज, चौथा विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। क्या आंसर होगा बताना है, जल्दी से इसको बताओ मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस तरंगों की, निम्नलिखित तरंगों में से किसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है, क्या आंसर आएगा देखते हैं कौन बताता है। पहला ऑप्शन है माइक्रोवेव, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एक्स रेज, तीसरा है विजिबल लाइट। फिर मैं अभी बता दूंगा वेव और रेज में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। देखो भाई, आप यहाँ भी वेव लिख सकते हो, यहाँ भी रेज लिख सकते हो, लेकिन जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उन्हें हम रेज कहेंगे, जिनकी ऊर्जा कम होती है उन्हें वेव कहते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम देखें तो किसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो देख लो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा की है, एक्सरे की है। तो क्या इसमें गामा है? नहीं है, एक्सरे है। तो एक्सरे इज़ द राइट आंसर। एक्सरे की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, एक्सरे की ऊर्जा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस टाइप में हम क्या करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी। एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीचे से ऊपर आएंगे तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ती है, ठीक है भाई। नीचे से अगर आप ऊपर आएंगे तो एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा गामा रेज की, गामा की फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है और एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है भाई, एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, अगला, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये पूरा टॉपिक अगर हो जाएगा तो मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना भाई। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा प्रीवियस ईयर। बस आप थोड़ा साथ दो, थोड़ा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। हिंदी में अगर बात करें तो श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की रेंज, परास। रेंज को क्या कहते हैं? परास कहते हैं। रेंज का मतलब क्या है बताते हैं अभी, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है ना भाई। विजिबल लाइट हम सबको पता है, विबग्योर, विबग्योर सबको पता है ना, विजिबल लाइट। आर का मतलब रेड, वी का मतलब
वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी। अब देखो क्या है, बात को समझना, इसे हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट। रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे 3 से लेकर 15 तक, मतलब इसकी अगर वेवलेंथ 3 होगी, इसकी 15 होगी, तो हम ये कहेंगे कि वेवलेंथ कितनी है, 3 से 15 तक है। या अगर इसकी 10 होगी, इसकी 12 होगी, तो हम ये कहेंगे कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 12 से 15 तक होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मोबाइल खरीदने जाओ तो मैं ये आपसे कह दूंगा कि एक अच्छी मोबाइल अगर आप लोगे तो 16,000 से लेकर 20,000 के बीच में एक अच्छी मोबाइल मिलेगी। मतलब ये रेंज तक मोबाइल जो होगी वो अच्छी होगी। इसका मतलब क्या होगा, 16,000 से ऊपर वाली और 20,000 से कम वाली जो भी मोबाइल होगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी। इसे हम कहते हैं रेंज। अगर हम देखें श्वेत प्रकाश मतलब वेवलेंथ, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है भाई, तो ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है मेरे भाई, 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ध्यान देना, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 3900 एंगस्ट्रॉम होगी, और इसकी कितनी होगी, 7800 एंगस्ट्रॉम होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर से नीचे आओगे तो वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है, पूछा जा सकता है। और मैंने बताया है ये एंगस्ट्रॉम क्या है, यूनिट है। किसकी यूनिट है मेरे भाई, ये यूनिट है तरंग दैर्घ्य की। वेवलेंथ की यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, मीटर होता है। ठीक है भाई। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक्सरे की वेवलेंथ कितनी होती है, एक्सरे की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। एक्सरे की वेवलेंथ लिख लो, एक्सरे की वेवलेंथ जो होगी वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम होती है, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आते हैं किस पे, डिस्कवरी पे। डिस्कवरी पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। डिस्कवरी, इन्वेंशन जिसको कह सकते हैं। खोज किसने किया था भाई, तो सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर था रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, फिर विबग्योर था ना, और ये क्या था, ये आपका है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। फिर इसके बाद यूवी रेज, नेक्स्ट एक्स रेज, नेक्स्ट क्या था, गामा रेज। गामा रेज, इनकी खोज किसने की थी। देखो अगर हम बात करें, बात को समझना, इनकी खोज जो ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता है वो सबके इन्वेंटर का नाम याद रखेगा। ठीक है ना, नॉलेज के लिए। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बार आया है एक्सरे का। एक्सरे की खोज किसने की थी, ये नियर अबाउट हर एग्ज़ाम में आया है। चाहे आप अपने जो भी प्रीवियस ईयर की बुक होगी चाहे वहाँ पे देखना, एक्सरे की खोज किसने की थी भाई, रॉन्जन ने किया था। रॉन्जन, स्पेलिंग कुछ अलग है। एक्सरे की खोज किसने की है, रॉन्जन ने किया है। और इसको बार बार क्यों पूछता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना भाई। एक्सरे की खोज जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहता है, एसएससी में ज़्यादातर पूछता है, यूपी पुलिस में ज़्यादातर पूछता है। अब वो बात की बात है कि कंपटीशन टफ हो जाए और आपसे पूछ ले कि माइक्रोवेव की खोज किसने की थी, रेडियो वेव की खोज किसने की थी। ठीक है ना, लेकिन पूछता नहीं है। अगर हम बात करें रेडियो वेव की, रेडियो वेव की खोज किसने की थी मेरे भाई, तो इनकी खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी। तो मैं इस लास्ट का नाम लिख दे रहा हूँ, हर्ट्ज।
हर्ट्ज ने किया था। किसकी खोज? रेडियो वेव की खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। और माइक्रोवेव की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जेसी बोस ने। किसने किया था भाई? जेसी बोस। जेसी बोस ने खोज किया था माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव की खोज किसने की थी? जेसी बोस ने किया था। और इंफ्रारेड वेव की खोज किसने की थी? विलियम हर्सेल ने किया था। स्पेलिंग देख लेना भाई, विलियम हर्सेल। विलियम हर्सेल ने क्या किया था? इंफ्रारेड वेव की खोज किया था। हर्सेल, CHEL ना, यही है हर्सेल, HERSCHEL, हर्सेल। और ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आप ये बताओगे कमेंट बॉक्स में कि विजिबल लाइट की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में बताना। देखना कई बच्चे गलत आंसर देंगे। ये आपका होमवर्क है क्या, कि इसकी खोज किसने की है। कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, रॉन्जन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी। और यूवी रेस की खोज किसने की है? तो भाई रिटर ने खोज किया है यूवी रेस का। यूवी रेस की खोज किसने की है? रिटर ने किया है। और गामा रेस की खोज किया है पॉल विलार्ड ने। पॉल विलियर्ड ने खोज किया है किसका? गामा रेस की खोज की है। इस टाइप में इन्वेंशन का ये नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं, फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये बार बार क्यों आता है? इस बार CGL 2019 में क्वेश्चन आया था। CGL 2019 में क्वेश्चन आया था। क्या आया था मेरे भाई? ये आया था कि फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2-3 एग्जाम में। फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज किसे मिला? तो उनका नाम होगा रॉन्जन को। रॉन्जन को क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? एक्सरे की खोज किया था, इसीलिए इनको फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की थी भाई? एक्सरे की खोज की थी। इसी उपलक्ष्य में इन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई, हर एग्जाम में। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो की होगी, सबसे कम किसकी होगी? गामा रेस की। फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका उल्टा होगा, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी देखो, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एनर्जी होगा ना, एनर्जी, ऊर्जा जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी गामा रेस की। फिर किसकी होगी? उससे कम किसकी होगी? एक्स रेस की होगी। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? रेडियो वेव की होगी। ये हमने पढ़ा। और अभी हमने पढ़ा था इनकी रेंज कितनी होगी। रेंज की बात करें विजिबल लाइट की, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक्सरे की वेवलेंथ कितनी होती है? अभी हमने पढ़ा था एक्सरेज की वेवलेंथ कितनी होती है भाई, कितनी होती है जल्दी से बताओ। अभी हमने पढ़ा था 1 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये भी पढ़ा था हमने कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है। जल्दी से बताइए, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कई बच्चों के मन में आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। और अगर मैं बात करूं कि इन विजिबल लाइट में किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, तो आप डायरेक्ट रेड का होता है, लाल रंग का होता है। और किसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ये हमने अभी पढ़ा था। एक और क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। मान लो मैंने आपके सामने 4 स्टार बना दिया, 4 स्टार, ठीक है ना भाई। 1 2 3 4 स्टार बना दिया। ये जो तारा है ये रेड कलर का है, ये येलो कलर का है,
और ये ब्लू कलर का है और ये ग्रीन कलर का है। बताओ इन चारों तारा में स्टार्स में सबसे ज़्यादा देखने पर सबसे ज़्यादा तापमान किसका होगा? इन तारों को देखने पर किसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा? ठीक है भाई, किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा? तो बताओ सबसे ज़्यादा किसका टेम्परेचर होगा? रेड का होगा कि येलो का होगा कि ब्लू का होगा कि ग्रीन का होगा? कई बच्चों को लग रहा होगा, कई बच्चों के मन में आंसर आया होगा रेड कलर का होगा। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा होगा रेड कलर, लाल रंग, क्योंकि जैसे ही कोई वस्तु जलने लगती है तो वो लाल कलर की होती है। हाँ सही है, लाल कलर की होती है, लेकिन टेम्परेचर और अगर बढ़ता है तो वो येलो कलर की हो जाती है, और अगर बढ़ता है लास्ट में हाईएस्ट पीक पे आता है तो वो ब्लू कलर की होती है। मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा मेरे भाई? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका ब्लू कलर का होता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी नीचे आने पर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी नीचे आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मतलब एनर्जी भी बढ़ेगी, और ब्लू कलर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो नोट करके आप लिखिए, जल्दी से नोट करिए पॉइंट। इन गिवन 4 स्टार्स रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, blue one will be most hot, blue one will be most hot। दिए गए 4 तारों में से, लिखिए हिंदी में, दिए गए 4 तारों में से लाल, पीला, नीला और हरा में नीले तारे का तापमान सबसे अधिक होगा। नीले तारे का तापमान सबसे अधिक होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिखिए, when a metal object is heated, when a metal object is heated, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो when a metal object is heated, it first appears red, then yellow and then blue। हिंदी में अगर बात करें, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह सबसे पहले लाल रंग और उसके बाद पीले रंग तथा उसके बाद नीले रंग की हो जाती है। ठीक है भाई, नीले रंग की हो जाती है। एक क्वेश्चन आया था रेलवे स्टेशन मास्टर के एग्जाम में, एएसएम के एग्जाम में, कि किसी भी तारे को देखकर आप क्या बता सकते हैं? किसी भी तारे को देखकर आप क्या बता सकते हैं? ऑप्शन था वेवलेंथ, दूसरा था टेम्परेचर, तीसरा था फ्रीक्वेंसी, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ एबव। क्या होगा आंसर? किसी भी तारे को देखकर आप क्या बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर? क्योंकि तारे का कलर देखेंगे, जिसका कलर मान लो रेड होगा तो सबसे कम एनर्जी होगी, ऑरेंज होगा तो उससे ज़्यादा एनर्जी होगी, वायलेट कलर का तारा होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है भाई, तो कलर देख के हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? एनर्जी। और अगर एनर्जी डिसाइड हो गई, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखिए, किसी तारे के रंग को देखकर, किसी तारे के रंग को देखकर
हम उसके तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। किसी तारे के रंग को देखकर हम उसके तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। द कलर ऑफ ए स्टार gives information about its temperature and energy। एक और पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखना है। The temperature of the outer surface of sun is 6000 Kelvin। 6000 केल्विन। हिंदी में अगर बात करें तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। 6000 केल्विन होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। इसको सेंटीग्रेड में भी बदल सकते हैं। 273 घटा दोगे तो ये सेंटीग्रेड में आ जाएगा। वो मैं हीट में बताऊंगा कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रिलेशन क्या है, ठीक है ना। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान क्या होता है भाई? 6000 केल्विन होता है। 6000 केल्विन होता है। और अगर आपसे कोई कहे कि इसका टेम्परेचर किससे नापते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टेम्परेचर किससे नापते हैं? पायरोमीटर से। तो ये भी पॉइंट लिखिए। उच्च तापमान की वस्तुएं, देखिए उच्च तापमान की वस्तुएं जैसे तारों का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर किससे नापा जाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर से मापा जाता है। जैसे स्टार के जितने भी तारों का तापमान किससे नापा जाता है? पायरोमीटर से नापा जाता है। आज की क्लास में हमने ये सब देखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब आप अगर MCQ सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और देखो नेक्स्ट सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ देखेंगे। इनके यूजेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे रिमोट में कौन से वेव का यूज करते हैं, मोबाइल में कौन से वेव का यूज करते हैं, जो गाड़ी रिमोट कंट्रोल वाली कार होती है उसमें कौन सा वेव यूज करते हैं, टीवी में कौन सा वेव यूज होता है। तो ये सब जितने भी वेव्स होते हैं इनके यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास।